एक्सेप्ट करने वाला काम नहीं है। मनीष मनीष क्या ये तो हां क्या हो गया आ रहे हैं हम गुड मॉर्निंग आप सभी को, इधर ध्यान देंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वृद्धि और उसके बाद पढ़े थे विकास। वृद्धि और विकास में अंतर देखे थे, वृद्धि और विकास की परिभाषाएं देखे थे। स्किनर क्या कहता है, विकास जो है धीमी और सतत प्रक्रिया है। विकास एक धीमी और सतत प्रक्रिया है। क्या कहता है कौन? स्किनर। ये सीजी टेट में आया हुआ प्रश्न है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इसमें निरंतरता का सिद्धांत काम करता है। विकास इंटीग्रेटेड होता है। विकास परिवर्तनों की एक क्रमिक श्रृंखला है। हेलो हेलो सर माइक हेलो माइक चलती कि नहीं मैं डाउट इसमें का माइक हेलो, अब आ रहा है आवाज? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज देखना थोड़ा इधर से आओ। ये लोग माइक बंद करके रखे हैं। आ रहा आवाज? कुछ बोलिया महेश्वरी दीदी, कुछ बोलोगे? कुछ ना कहो करेक्ट तो हो गया है ना, अभी डिस्कनेक्ट हो गया है इसलिए साथ। हेलो हेलो, आ रहा आवाज? नहीं सर, ये काम करता हूँ, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। आप पढ़ाइए वीडियो बस। अब देखिएगा लड़का का आवाज आएगा, रोने का सब आएगा। और तो फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। तो हम लोग विकास और वृद्धि के बारे में चर्चा कर रहे थे। पूरा बंद कर देंगे। विकास यानी कि वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। विकास इंटीग्रेटेड होती है, यानी कि सब एक दूसरे से संबंधित होती है, जुड़े हुए रहते हैं। विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। ये सभी आया हुआ है एग्जाम में। विकास को क्रमिक श्रृंखलाओं का परिवर्तन कहा गया है। इसके बाद हम वृद्धि और विकास में अंतर देखते थे, परिपक्वता को समझा था कि परिपक्वता वह चीज होती है जब हम कोई चीज सीख लेते हैं, उसी के आधार पर कोई नया चीज सीखते हैं, उसको परिपक्वता कहते हैं। परिपक्वता कई प्रकार की हो सकती है, शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता और संवेगात्मक परिपक्वता। ये सभी विकास की अलग अलग के ही अभिन्न अंग है। विकास का ही अभिन्न अंग है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। परिपक्वता क्या है? विकास से ही संबंधित है।
ना कि वृद्धि से। इसके बाद हमने विकास के कुछ आधारभूत नियम देखे थे कि विकास वास्तव में होता क्या है। हमने देखा था कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास की एक निश्चित दिशा होता है। विकास के सभी जो आयाम हैं एक दूसरे में आपस से जुड़े रहते हैं, परस्पर सहसंबंधित होते हैं। विकास और क्या देखा था विकास में, बताइए आप लोग। उसकी गति में हमें अंतर पाया जाता है, कभी तीव्र होता है, कभी मंद होती है। इस तरह से हमने विकास के कुछ आधारभूत सिद्धांत देखे थे। फिर हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे। पहला कारक है वंशानुक्रम, जो विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है, और वातावरण। ये दोनों लगभग बराबर ही होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। उनके बाद हमने देखा था आहार, रोग है, और बुद्धि, और लास्ट में देखे थे यौन, यानी कि व्यक्ति का लिंग उनके विकास को प्रभावित करता है। अब आगे देखेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाएं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में कल हमने चर्चा की थी रास के अनुसार। रास मानता है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था जो है शैशवावस्था कहलाती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 2 तरीके से पूछा गया है कि रास ने शैशवावस्था का जो है उम्र कितना माना है। लेकिन जब ये एग्जाम में आया था यूपी टेट में, तो यूपी टेट में इसका आंसर लिया गया था 1 से 5 वर्ष। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा, जैसे आप अरिहंत का बुक अगर उठाते हैं तो उनमें मिलेगा 1 से 5 वर्ष। लेकिन मैं कई एथेंटिक बुक में देखा हूँ, उसमें दिया है 0 से 3 वर्ष। इसके पीछे एक और रीजन है, जब हम ये शैशवावस्था जैसे ही खत्म होता है उसके बाद क्या शुरू होता है, पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था का समय कितना माना गया है, 3 से 6 वर्ष। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने 0 से 3 वर्ष ही माने थे शैशवावस्था। फिर 6 से 12 वर्ष उनका था उत्तर बाल्यावस्था, और किशोरावस्था का समय उन्होंने माना था 12 से 18 वर्ष। ये था रास के अनुसार विभाजन। अलग अलग विद्वानों ने इनका अलग अलग विभाजन किया है। जैसे मैंने कोल के अनुसार बताया था, कोल 0 से लेकर 2 वर्ष तक का समय शैशवावस्था का मानते हैं। ये भी गलती से 5 बोल दिया था मैं, वो 2 है। 0 से 2 वर्ष है, और कोल 0 से 2 वर्ष। ये मैं सुधरवाने ही वाला था कि 0 से 2 वर्ष जो है, ये प्रश्न में आया हुआ है। कोल के अनुसार शैशवावस्था का जो उम्र है वो कितना है। और हरलाख अब अभी देखने वाले हैं हरलाख के अनुसार। ठीक है, हरलाख ने जो विभिन्न अवस्थाओं को विभाजन किया है उसे एक प्रकार से सामान्यीकरण माना जाता है। अधिकांश विद्वानों ने हरलाख के अनुसार ही जो है विभिन्न अवस्थाओं का जो है विभाजन स्वीकार किया है। हरलाख जो सबसे पहली अवस्था मानते हैं उनका नाम है, आप लोग 3 कॉलम बना लेंगे, एक में लिख लेंगे नाम, यानी कि अवस्थाओं के नाम। आप कर सकते हैं इनको अवस्था। दूसरा जो कॉलम रहेगा वो रहेगा उम्र सीमा, यानी कि वर्ष। तीसरा जो कॉलम रहेगा इनकी विशेषताएं। अवस्था, वर्ष और विशेषताएं। यह है हरलाख के अनुसार। हरलाख जो सबसे पहली अवस्था मानता है उनका नाम है गर्भावस्था। एक एक अवस्था का पहले नाम देखेंगे, नाम देखने के बाद उनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। गर्भावस्था का समय हरलाख मानते हैं, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था, जन्म से पूर्व की अवस्था। दूसरी अवस्था को हरलाख मानते हैं, हरलाख के अनुसार है। दूसरी अवस्था जिसको इन्होंने माना है शैशवावस्था। शैशवावस्था का समय हरलाख मानते हैं जन्म लेने से, यानी कि 0 से, यानी कि उसका उम्र अभी कुछ भी नहीं हुआ है, 0 से 2 सप्ताह, यानी कि इसको 14 या 15 दिन का वो समय मानते हैं शैशवावस्था को। इनके बाद इन्होंने विभाजन किया है अवस्थाओं के नाम, उनका नाम है बचपनावस्था। बचपनावस्था का समय मानते हैं 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 वीक से लेके, यानी कि 15 दिन से लेके 2 वर्ष तक का समय। चौथा विभाजन इन्होंने किया है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का समय हरलाख मानते हैं क्या छूट रहा है, बाल्यावस्था का समय हरलाख मानते हैं 2 वर्ष से
से लेकर 12 वर्ष तक। और इसको इन्होंने फिर दो भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था इधर लिख लेंगे आप लोग बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ से प्रश्न वर्ग 3 और वर्ग 2 में बहुत आया है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है और उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। आप लोगों के जो सिलेबस में है उसमें है किशोरावस्था, लेकिन एक बार हमको ये सब भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अवस्थाएं क्या क्या होती है और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पूर्व बाल्यावस्था का समय हलाक मानते हैं 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था का समय मानते हैं 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। दो भागों में बांट दिया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इनके बाद समय का जो विभाजन इन्होंने किया है वो है वयम संधि। वयम संधि का समय मानते हैं हलाक 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच। फिर इन्होंने किशोरावस्था नाम बताया है। किशोरावस्था को फिर से इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। सर, हाँ, ये जो वयम संधि है वो बाल्यावस्था का ही पार्ट है? नहीं, इन दोनों के बीच का अभी देखेंगे ना, इसको इसके बारे में और देखेंगे। जो वयम संधि है इसे सेतु का काल कहा जाता है, यानी कि जोड़ने वाला काल है ये, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अभी देखेंगे ना सबको एक एक करके, खाली सिर्फ उम्र देख रहे हैं, फिर इनकी विशेषताओं और नाम से संबंधित जो बातें हैं उनको देखेंगे। ठीक है, ये लास्ट है। किशोरावस्था का जो समय माना है इन्होंने 12 वर्ष से लेके 21 वर्ष तक, लेकिन इसको फिर से इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। अब इधर लिख रहा हूं मैं, किशोरावस्था को हालात जो है दो भागों में बांटते हैं। पहला है पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। किशोरावस्था किशोरावस्था का टोटल समय मानते हैं 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक, लेकिन फिर से जब इनका विभाजन किए हैं पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, पूर्व यानी कि पहला, उत्तर यानी कि बाद, उनसे बाद वाला, तो जो पूर्व किशोरावस्था है इनका समय ये मानते हैं 12 साल से लेकर 17 वर्ष तक, और किशोरावस्था उत्तर किशोरावस्था का समय मानते हैं 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक। इनके बाद के काल को हलाक प्रौढ़ावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था का समय इन्होंने माना है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक समय प्रौढ़ावस्था के रूप में मानते हैं। फिर इनके बाद आता है मध्यावस्था। मध्यावस्था का समय हलाक ने माना है 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक। 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के समय को इन्होंने मध्यावस्था के अंतर्गत रखा है। और जो लास्ट की अवस्था है वृद्धावस्था या अंतिम अवस्था, इन्होंने इसे कहा है, वृद्धावस्था को ही अंतिम अवस्था कहा है, और इनका समय इन्होंने माना है 60 वर्ष से लेकर आदमी की मृत्यु तक। इस प्रकार से मुख्य रूप से 9 भाग और इनके सब विभाग के अंतर्गत हलाक ने विभिन्न अवस्थाओं का विभाजन किया है। अब एक एक करके सबकी विशेषताओं को देखेंगे। संख्याओं को छोड़ दीजिए, ये इतना ही है। ऐसा नहीं पूछते कि हलाक ने कितने खंडों अवस्थाओं में बांटा है, पूछते हैं रात के अनुसार, पूछते हैं कि कितने विभागों में उन्होंने बांटा है। काउंट कर लेंगे, 4 ये हुआ, 5 6 7 8 9 10 हो रहा है। हाँ, 9 ही है ना। यहाँ भी अच्छा, इधर भी लिखा था उधर भी लिख दिया। ये मिटा दो आप। सही तो बाल्यावस्था को मतलब मध्य बाल्यावस्था में नहीं बांटा है? नहीं, आप सब में तो रहता है ना। अलग अलग विद्वानों ने बांटा है। बहुत सारे विद्वानों ने इसका जो काल विभाजन अलग अलग तरीके से किया है। इधर तो मिटा रहा हूँ, फिर इसको फिर से बाद में लिख देंगे। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में एक सवाल आया था कि व्यक्ति के जन्म से पूर्व की अवस्था, गर्भावस्था से पूर्व की, गर्भावस्था यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था को कितने भागों में बांटा जाएगा। तो उनको 3 भागों में बांटा गया है, और ये बांटने वाले हरलाक नहीं है। अब इधर की जो विशेषताएं देखेंगे वे सब हरलाक के अनुसार नहीं है, उन्होंने सिर्फ काल का विभाजन किया था। ठीक है, आगे जब हम लोग विशेषताएं पढ़ रहे हैं, विशेषताएं देखेंगे वो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है।
सिर्फ आप सिर्फ जो उम्र है, वर्ष की अवस्था, उनको बस याद रखेंगे कि ये सब हरलाख के अनुसार है। बाकी विशेषताएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से बताई है। तो एक बार प्रश्न आया था कि जन्म से पूर्व की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है, तो उनका आंसर था 3 अवस्था। तो कौन कौन से तीनों अवस्थाएं हैं जिनको जन्म से पूर्व की अवस्था माना जाता है? तो पहली अवस्था का नाम है डिम्बावस्था। नाम लिख लेंगे, इसका संख्या बस पूछा गया था कि कितनी अवस्था है। पहला अवस्था होता है डिम्बावस्था, दूसरी अवस्था को कहा गया है पिंडावस्था, और तीसरी अवस्था का नाम है भ्रूणावस्था। यानी कि डिम्बावस्था वह समय होता है जब मां के गर्भ में 0 से लेकर 2 सप्ताह तक ये समय है। यानी कि भ्रूण बनने की प्रारंभिक अवस्था होती है जब, और भ्रूण का जब निर्माण होता है यानी कि 2 वीक से लेकर 2 महीने का समय, इसमें सिर्फ पिंड बना होता है, उसमें जो है जान नहीं आई रहती, यानी कि उनका दिल धड़कना शुरू नहीं हुआ रहता है। यानी कि प्राण उसमें आती है 3 माह से, 3 माह से लेकर 9 मंथ के बीच को रखा गया भ्रूणावस्था में। ये सब सिर्फ इसमें इतना पूछा गया था कि कितनी अवस्थाएं होती है जन्म से पूर्व की अवस्था, इनको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, डिम्बावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। सर एक बार और समझाइए ना उसको। डिम्बावस्था वह अवस्था होती है जब मां के गर्भ में शिशु का निर्माण होना शुरू होता है, यानी कि एकदम छोटे आकार में सिर्फ 2 सप्ताह के समय को रखा गया है। इसमें जो है भ्रूण बनना तैयार होता है, सिर्फ 2 सप्ताह का ही समय इसमें रखा गया है, के अंतर्गत इसको रखा गया है। पिंड से निर्माण है, यानी कि सिर्फ उसमें शरीर का निर्माण हुआ रहता है। पिंड का अर्थ होता है ठोस घनीभूत पदार्थ, जैसे कि कहते हैं ना पिंडादान, या फिर पिंड जैसे कि दान करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मोटी सी आटे की एक गोली रहती है, उसका दान किया जाता है, यानी कि एक ठोस घनीभूत पदार्थ है जिसमें किसी भी तरह के प्राण नहीं रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो गेहूं के आटे होते हैं उसको ही पिंड मानकर दान किया जाता है। ऐसे कहा भी जाता है कि जो गेहूं का आटा है या उसको अत्यधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि उसमें जो बैक्टीरिया आने शुरू हो जाते हैं, कि उसमें जीवाश्म आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि प्राण आने शुरू हो जाते हैं। तो जब वो पिंड अवस्था होती है उसमें जीवन का जो है संचय या जीवन जो है आया नहीं रहता 2 महीने तक, यानी कि दिल उनका धड़कना शुरू नहीं हुआ रहता। 3 माह में जो है उसमें प्राण आते हैं, दिल धड़कना शुरू होता है, ठीक है। वो अवस्था होती है भ्रूणावस्था। सर डिम्बावस्था पिंडावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसके लिए देखना पड़ेगा मुझे। टर्मिनल स्टेज और एम्ब्रियोनिक स्टेज है। इसके बाद जो अवस्था हुई शैशवावस्था है, शैशवावस्था का समय इन्होंने हरलाख ने माना है 15 दिन तक। इसको समायोजन का युग कहा गया है। समायोजन का समय प्रश्न कई बार पूछा गया है। समायोजन की अवस्था यानी कि बालक का जब जन्म होता है तो अपने आसपास के वातावरण से समायोजन करने की कोशिश करता है, समायोजन की अवस्था कहा गया है शैशवावस्था को। एडजस्टमेंट यानी कि जब बालक का जन्म हुआ रहता है, जब शिशु का जन्म होता है तो हर चीजों को देख के डर जाता है। जैसे कि थोड़ी सी अगर प्रकाश उनकी आंख में पड़ी तो आंख को झपक लेता है, थोड़ी सी कहीं से आवाज हुई फिर वो रोना शुरू कर देता है, यानी कि अपने आसपास के वातावरण से वो समायोजन करने की कोशिश करता है, इसलिए इसे समायोजन की अवस्था कहा गया है। इसमें कल हम लोग देखे थे कि जन्म के समय जो भार कितनी होती है 7 पाउंड या 7.5, लंबाई होती है 19.5 इंच, और जो गर्भ की अवस्था होती है उसका समय माना गया है 280 दिन या 9 माह 10 दिन। ये भी प्रश्न आया हुआ है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। ये प्रारंभिक अवस्था है, शुरुआती अवस्था है, और ये वह अवस्था है जब बालक जो है अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। इसके बाद बचपना अवस्था आती है। बचपना अवस्था में जो है हमारे संवेग होते हैं, इनका संवेग का विकास होना प्रारंभ होता है। संवेग
यानी कि वो प्रेम और क्रोध में अंतर को समझ पाता है। प्रेम और क्रोध में अंतर को समझ पाता है। अगर आप बच्चे को झिड़क देंगे तो अचानक से रोना शुरू कर देता है। अगर आप प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरेंगे तो अगर वो रोता हुआ हो तो चुप भी हो सकता है। यानी कि वे संवेगों की अवस्था होती है, संवेगों के विकास की अवस्था होती है। लेकिन आपको जो ऐसे इस तरह से अगर प्रश्न आएंगे तो आपको आंसर जो है उनके विकल्प के अनुसार लेना है। इस तरह से जब प्रश्न आए थे उसमें बचपनावस्था दिया नहीं था और आंसर लिया गया था बाल्यावस्था। यानी कि बाल्यावस्था पहली वो अवस्था होती है अगर बचपनावस्था को छोड़ दिया जाए तो, जिसमें संवेगों की प्रधानता होती है। संवेगों के विकास की प्रथम अवस्था बाल्यावस्था को लेंगे अगर ऑप्शन नहीं है तो। ठीक है, पिछले एग्जाम में बाल्यावस्था आंसर दिया गया है कि संवेग के विकास की प्रथम अवस्था। एक प्रश्न आया था शर्म सीजीटेट 2011 में, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है, तो उनका आंसर आया था बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ऑप्शन में बचपनावस्था नहीं था, नहीं तो बचपनावस्था लिखते हैं। बाल्यावस्था इसके बाद देखेंगे बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था वह होती है जब बालक किस उम्र में रहता है, 2 से लेकर 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था में 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। तो जब बालक जो है थोड़ा जब बड़ा होता है तो आसपास के लोगों से वो समायोजन करना शुरू करता है और अपने समूह बनाना शुरू करता है। समूह की अवस्था इसे कहा जाता है, समूह की अवस्था। अगर इसे हम दोनों एज के अनुसार देखें, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत देखें, तब इसे प्री गैंग एज कहा जाता है और जो उत्तर बाल्यावस्था है उसको गैंग एज कहा जाता है। अगर अलग अलग बांट के देखें तब प्री गैंग एज होगा आपका पूर्व बाल्यावस्था और उसके गैंग एज होगा उत्तर बाल्यावस्था। इसे प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है, प्री एलिमेंट्री स्कूल की अवस्था। अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे पहला वाला क्या रहेगा, प्री एलिमेंट्री स्कूल की अवस्था स्टेज, और सेकंड वाला उत्तर क्या रहेगा, एलिमेंट्री स्कूल स्टेज। ठीक है, ऐसे सब चुप कर, मतलब दोनों को मिला के समूह की अवस्था। हाँ, अगर विकल्प ना हो तो पूरे बाल्यावस्था को ही हम समूह की अवस्था कहेंगे। लेकिन अगर विकल्प आपके सामने रख दिया जाए कि पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहेंगे, उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहेंगे, तब आप पूर्व बाल्यावस्था को लेंगे प्री गैंग एज और उत्तर बाल्यावस्था को कहेंगे गैंग एज। स्कूल की बात करें तो इसको प्री एलिमेंट्री स्कूल और इसको स्कूल जाने की अवस्था, यानी कि जब बालक 6 वर्ष का रहता है तो अधिकांशतः नियम यह है कि व्यक्ति बालक जो है 6 वर्ष का हो जाएगा तब स्कूल जाना शुरू करेगा। अब स्कूल जाना शुरू नहीं किया है तो उसको प्री स्कूल एलिमेंट्री स्कूल कहेंगे। और ये जो अवस्था होती है ये आत्म केंद्र प्री गैंग एज में, यानी सॉरी जो पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, इसमें बालक जो है आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित। उत्तर बाल्यावस्था के आते आते वे बहिर्केंद्रित होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर कोई छोटा सा बालक है, उनको अगर कुछ खाने का मिल जाए तो आप उससे कितना ही मांग लो सिर्फ अपना ही देगा नहीं। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 6 साल का हो जाएगा, तो वो चीजें बांट के खाना पसंद करेगा। पहले जो बालक होता है आत्म केंद्रित होता है पूर्व बाल्यावस्था में, और उत्तर बाल्यावस्था के आते आते वो बहिर्केंद्रित होना शुरू हो जाता है। इसे खिलौने का युग भी कहा गया है। जो पूर्व बाल्यावस्था है उनको खिलौना एज, खिलौने का युग, टॉयस एज, खिलौना युग। इसमें अगर अवस्थाओं से लेकर प्रश्न आए, पूर्व बाल्यावस्था से को बांटा गया है 2 भाग में और किशोरावस्था को बांटा गया है, तो आप अपने स्वविवेक से ऑप्शन के अनुसार जो है सही आंसर लगा सकते हैं। वो देखने से ही पता चलता है कि जो प्रारंभिक अवस्था है वो स्वाभाविक सी बात है, वो अहम केंद्रित अवस्था होगी। जो बाद का अवस्था है उसमें थोड़े से आदमी समायोजन कर लेता है बालक। समूह की अवस्था की जब बात आएगी तो भी आप ऑप्शन के अनुसार बना सकते हैं कि जो पहले आयु होती है वो प्री गैंग एज होगा, यानी कि वो छोटे छोटे उनके 2-4 दोस्त बनने शुरू होंगे। जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो उनके दोस्तों की संख्या जो है बढ़ जाएगी, समूह में विकास होगा। इस तरह के आंसर जो है आप अपने स्वविवेक से सही लगा सकते हैं।
इसके बाद जो विभाजन किया है वो स्वयं संधि का है। स्वयं संधि का जो समय माना गया है वो 12 से 14 वर्ष का समय माना है, और ये इसका समय बहुत कम है, लेकिन विकास की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण अवधि है। यह वह अवस्था है जिसमें उत्तर बाल्यावस्था से किशोरावस्था को जोड़ने वाला समय है, इसलिए इसे सेतु एज भी कहा गया है। ब्रिज स्टेज, सेतु युग, ये प्रश्न पूछा गया है। वैम संधि का एक नाम सेतु स्टेज या ब्रिज स्टेज है। सेतु का काम करता है दो अवस्थाओं को जोड़ने का, ब्रिज स्टेज है। शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से यह जो अवस्था है बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक परिवर्तन बालक और बालिकाओं में होना शुरू हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। वयम संधि जो बालिकाएं हैं उनमें पहले प्रारंभ होता है, ये दृश्य दिखाई देना बालिकाओं में। बालकों में ये थोड़े विलंब से प्रारंभ होता है, बालक में थोड़े विलंब से प्रारंभ होता है। जैसे बालिकाओं में ये 12 से 13 वर्ष के मध्य वयम संधि प्रारंभ हो जाता है, 12 से लेकर 13 में, सॉरी 11 से लेकर 13 में, और ये 12 से 13 बालकों में दिखाई देता है। समझ नहीं आया। वयम संधि यानी कि जो पहले हमने ये पढ़ा था कि जब बालक या बालिका का जन्म होता है तब बालक का जो है आकार प्रकार बालिकाओं की अपेक्षा बड़ा होता है, लेकिन वयम संधि प्राप्त करने के बाद इस आयु में आने के बाद बालिकाओं का जो है विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, और ये विकास बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में पहले होना शुरू हो जाता है, और उनसे पहले उनका विकास हो जाता है, शारीरिक विकास भी और मानसिक विकास भी। लड़कियां हमेशा लड़कों की अपेक्षा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पहले सक्षम होती है, पहले उनका विकास होता है। इसके बाद की अवस्था को किशोरावस्था कहा गया है, जो आपके सिलेबस में है, और इसी अवस्थाओं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सर उत्तर बाल्यावस्था को टोली समूह की अवस्था भी कहते हैं ना? हाँ वही तो समूह है। इसके बाद के जो और अवस्था है उनको देख लेते हैं, किशोरावस्था को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद किशोरावस्था के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि किशोरावस्था आपके पूरे सिलेबस में है। कल मेरा पानी पीते के खत्म कर दिया। किशोरावस्था का समय कितना माना गया है? 12 से लेकर 21 वर्ष तक। तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। जो पूर्व किशोरावस्था होती है वो असंतुलन, विद्रोह, तनाव एवं तब तूफान का युग होता है। पूर्व किशोरावस्था असंतुलन, तनाव, तूफान और विद्रोह का युग होता है। लेकिन जो पूर्व किशोरावस्था होती है, क्या होता है? पूर्व किशोरावस्था मुख्य रूप से पूरे किशोरावस्था को जो मैं नाम बता रहा हूँ उससे अभिहित किया गया है। किशोरावस्था बताया गया है पूर्व किशोरावस्था को सांवेगिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सांवेगिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से संघर्ष, तनाव, तूफान और विद्रोह का युग होता है। पूरे रूप से किशोरावस्था ही। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि पूर्व किशोरावस्था की बात हो रही है या उत्तर किशोरावस्था की बात हो रही है, तो पूर्व किशोरावस्था में ये जो विशेषताएं हैं ज्यादा देखा गया है। उत्तर किशोरावस्था के आते आते बालक जो है अपने आसपास के वातावरण, परिवार, समाज इससे समायोजन बैठा लेता है। यानी कि जितने भी संवेग संबंधी, शारीरिक संबंधी, मानसिक संबंधी जो उतार चढ़ाव है, विद्रोह की भावना है, असंतुलन की भावना है, वे सब किसमें देखे जाएंगे? पूर्व किशोरावस्था में। और जो बालक फिर धीरे धीरे
उत्तर किशोरावस्था के आते आते समायोजित होना प्रारंभ हो जाता है। हम किशोरावस्था को पूरे डिटेल से देखेंगे, आप इसमें हड़बड़ाइएगा। इस उम्र में समस्या की अधिकता होती है। क्या होती है? समस्या की अधिकता होती है। सभी प्रकार की समस्या, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, संवेगात्मक समस्या, कल्पना की अधिकता होती है। बैठे बैठे सपना देखते रहते हैं, इस बार के चुनाव में मैं ही लड़ने वाला हूँ, 18 वर्ष होने वाला रहते हैं। कल्पना की अधिकता होती है, यानी कि वो दिवा स्वप्न अधिक देखते हैं। एक ड्रीम होता है रात में देखने वाला, और एक ड्रीम होता है बैठे बैठे देखने वाला। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न अच्छे से लिखेंगे। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था ना कि सपने वो नहीं जो सोते हो जाए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही न दे। तो इसी अवस्था में वो लोग होते हैं कि बैठे बैठे दिन रात सपने ही देखते रहते हैं। यानी कि कल्पना की या दिवा स्वप्न की बहुत अधिक बहुलता होती है, अत्यधिक सपना देखते हैं। सामाजिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार की समस्याओं का ये समय है। शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी प्रकार की समस्याओं का समय है। उथल पुथल का युग। इनके बाद क्या आया है? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का समय माना है 21 से 40 वर्ष। 21 से 40 वर्ष की अवस्था में आने के बाद बालक जो है बालक नहीं रहता, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और इसके बाद उसके लक्ष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति का समय होता है। ये अलग बात है कि हम लोग अभी तक तय नहीं कर पाए। जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति का ये समय है। जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति का समय है ये। पारिवारिक जीवन में प्रवेश का समय है। दूसरी विशेषता लिख लेंगे, पारिवारिक जीवन में प्रवेश का समय है। पंजाब टेट में एक बार एक प्रश्न आया था कि संवेगात्मक क्रांति का समय कौन सा है, और इसका अवस्था लिया गया है प्रौढ़ावस्था। पता नहीं, लेकिन ऐसा आंसर है। संवेगात्मक क्रांति का अवस्था का समय लिया है प्रौढ़ावस्था। इसके बाद की जो अवस्था है मध्यावस्था है। मध्यावस्था को भी सेतु युग कहा गया है, ब्रिज युग। जैसे वयम संधि उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ती है, इसी तरह से इनके बाद कौन सा अवस्था आता है? वृद्धावस्था या अंतिम अवस्था। इनके जोड़ने वाला अवस्था है ये, इनको जोड़ने वाला अवस्था है। मध्यावस्था को भी सेतु युग कहा गया है। किनकी भी? प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की भी। यह इनका समय कितना माना गया है? 40 से 60 वर्ष। इस अवस्था में आने के बाद जो है व्यक्ति सुख शांति के साथ जीवन यापन करना उनका मुख्य ध्येय रहता है। घर में थोड़ा बैठे रहो, कुछ मत करो। ऐसे इस अवस्था में आने के बाद लोगों की जो है धारणा बन जाती है, काम धाम यानी कि कर्म के प्रति थोड़ा विमुख होने लगता है। अब दिन रात क्या काम ही करते रहेंगे, बस आराम करना है, जीवन को देख लिया, ऐसे स्थिति आ जाती है 40 से लेकर 40 निकलने के बाद। इसे मध्यावस्था कहा गया है। सामाजिक संबंधों के प्रति हमारे जो है सामाजिक संबंधों के प्रति हमारे जो विचार है वो दृढ़ हो जाते हैं। सामाजिक संबंधों के प्रति हमारी जो मानसिकता है वो दृढ़ हो जाती है। आप ये समझ जाएंगे कि सास सास है, माँ है, सबकी अपने अलग अलग जगह क्षमा। आपके जो सामाजिक संबंध है, सब किसके साथ क्या संबंध होने चाहिए, वे सारे आपके मन में आपको पूर्ण रूप से यानी कि मैच्योर हो जाते हैं इस अवस्था के आते आते। इसको मध्यावस्था कहा गया है। सामाजिक जो है रिश्ते दृढ़ हो जाते हैं। वृद्धावस्था इनका समय कितना है? 60 से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक।
इसे अंतिम अवस्था भी कहा गया है। इसको एक शब्द में हम हास की अवस्था कह सकते हैं। हास, क्षय, हास की अवस्था, ये प्रश्न आया हुआ है सीजी टेट में। हास की अवस्था किस युग को कहा गया है, किस अवस्था को कहा है? हास, इसका मतलब सर क्षय, क्षरण होना, यानी कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक सभी चीज के क्षय का समय होता है। स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा क्षीण हो जाती है। सुबह आपको बोलेगा कि आपके लिए मैं आते समय जलेबी लाऊंगा, शाम को आप पूछेंगे दादाजी आपने कहा था, कहाँ कह रहे हैं? या भूल जाते हैं बहुत जल्दी। शारीरिक शक्ति भी और मानसिक शक्ति भी धीरे धीरे विस्मृत होते जाते हैं। इसलिए इन्हें हास का समय कहा गया है। 60 साल के बाद कोई बॉडी वाडी बनाएगा क्या जिम जाने के बाद? न तो शारीरिक विकास होगा, नहीं मानसिक विकास होगा। इसलिए इसे हास का समय कहा गया है। सलमान ने भी 60 में नहीं पहुंचे। अब हम देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था अगर सिलेबस में है तो डिटेल से देखते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, कुछ अवस्थाओं की विशेषताएं एग्जाम जो परीक्षक होता है वो स्वयं से बना लेता है। तो आपको स्व विवेक से उसे आंसर लगाना है कि किस युग की क्या विशेषता हो सकती है। अब क्षय की विशेषता हम वृद्धावस्था को ही कह सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था को थोड़ी कहेंगे, तो विकास की अवस्था होती है। एक प्रश्न आया था सीजी टेट 2019 में, इसका यह था कि सबसे ज्यादा तीव्र रूप से विकास किस अवस्था में होता है। तो उसमें 3 ऑप्शन दे दिए थे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जो 4 विकल्प थे, चारों विकल्प में ऐसे 3-3 विकल्प दिए हुए थे। एक में था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर जस्ट उसके नीचे वाला ऑप्शन था बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में शैशवावस्था को नहीं दिया था, उसमें दिया था बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, और आंसर यही लिया गया था उसमें। जबकि ये नहीं, ये क्वेश्चन आया था यूपी टेट में, और ये क्वेश्चन फिर से आया था सी टेट 2019 में और सीजी टेट में। इसमें आंसर लिया गया था कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो अवस्था लिया गया था शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। एक प्रश्न आया था सी टेट 2019 में, इसमें यह पूछा गया था कि शारीरिक वृद्धि का यानी शारीरिक वृद्धि सबसे ज्यादा तीव्र किस अवस्था में होती है। तब आंसर लिया गया था शैशवावस्था, शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, और ये सही भी है। और मैं ये बताया कि पिछले दूसरे स्टेट में ये क्वेश्चन आया था कि शारीरिक रूप से सर्वाधिक विकास की अवस्था कौन सी है। उसमें पहला ऑप्शन था शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन था बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन था प्रौढ़ावस्था, और दूसरा ऑप्शन था, ये पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था शैशवावस्था को छोड़ दिए थे, सॉरी इसमें किशोरावस्था था, किशोरावस्था। दूसरे ऑप्शन में था बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, और आंसर लिया गया था बाल्यावस्था, ये बी वाला। लेकिन बाद में इसे विलोपित करके ये आंसर लिया गया था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। यही वो अवस्था होती है जिसमें हमारे शारीरिक विकास जो है तीव्र गति से होता है। प्रौढ़ावस्था आने के बाद तो शरीर की वृद्धि लगभग रुक जाती है। शारीरिक वृद्धि सबसे तीव्र होता है शैशवावस्था में और पूर्व बाल्यावस्था में। ऑप्शन में यही दिया था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था ही दिए। एक प्रश्न आया था सीटेट 2015 में, शैशवावस्था की अवधि है। ऑप्शन थे जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष किसके अनुसार? कोल के अनुसार। ऐसी इसी तरह के प्रश्न आते हैं। एक और प्रश्न आया था सीटेट 2011 में, ये था शर्म तथा गर्भ जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है।
ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो आंसर क्या है? बाल्यावस्था। इसी की बात मैं कर रहा था कि ये बचपनावस्था में प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन सर्म तथा गर्भ यानी कि संवेग जो है ये प्रारंभिक संवेग है। संवेगों की संख्या 14 मानी गई है और 14 मानने वाले हैं मैकडूगल ये मानते हैं कि जो हमारी मूल प्रवृत्ति होती है, उन्होंने संवेग की संख्या 14 नहीं मानी, उन्होंने मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 मानी है। और हमारे जो मूल प्रवृत्ति है यानी कि इंसानों की जो प्रवृत्ति है उनसे उनकी संवेग का जन्म होता है। संवेग यानी कि जो हमारे अंदर प्रेम, दया यानी कि जो हमारे इमोशन है इनको ही संयोग कहा गया है। इनका एक अलग टॉपिक है। इमोशन जो है इमोया शब्द से लैटिन भाषा के जन्म हुआ, इसकी ये अर्थ होते हैं। ऐसा करके भी हम आते हैं सारे किशोरावस्था में। किशोरावस्था हेडिंग डालेंगे इमोशन शब्द इमोया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जो लैटिन भाषा के इमो ऐसा कुछ है। बीएड के टाइम ऐसा सिखाया जाता है कि जब ब्लैक बीड स्किल होगा तो उसको ऊपर से लेकर नीचे साफ करना है। अब इसमें कहाँ ऊपर और नीचे? चाक डालेंगे। हाँ। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है। एडोलेसेंस किशोरावस्था। एक गाना है, एक गीत है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया, काहे को तो दुनिया बनाया। वैसे आप लोगों का सिलेबस बनाए हैं, उनके मन में क्या समाया था, इधर का कुछ मिला दिए हैं, उधर का कुछ मिला दिए हैं। विकास के वास्ते किशोरावस्था ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था को के आयु के आपको पढ़ाना है, लेकिन और भी तो कुछ चीजें थी जो इसमें डाल सकते थे। किशोरावस्था को एडोलेसेंस कहा जाता है। इनका समय 12 से लेके 21 तक माना है हरलाख ने। रास ने माना है 12 से लेके 18 वर्ष। चीजों को बार बार याद करते चलेंगे। किशोरावस्था के संबंध में एक कथन है, लिखेंगे स्टेन हॉल के अनुसार। स्टेनले हॉल का एक बहुत चर्चित पुस्तक आया था, बुक आया था 1904 में, जिनका नाम भी था किशोरावस्था, अंग्रेजी में एडोलेसेंस। 1904 में इनका बुक आया था जिनका नाम था एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। इस पुस्तक में उन्होंने किशोरावस्था से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उनका कहना था, लिखेंगे, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये पूछा गया है कि इनका बुक है स्टेनले हॉल के अनुसार। ये कथन भी पूछा गया है। स्टेनले हॉल क्या कहते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। जर्सील्ड के अनुसार लिखेंगे किशोरावस्था क्या है। जर्सील्ड का परिभाषा भी आया हुआ है, बदल के आया। ये जर्सील्ड का कोटेशन है किशोरावस्था के संबंध में। जर्सील्ड कहते हैं कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। मैंने आपको जब पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी कोटेशन आपको रटना नहीं है, बल्कि इनके कीवर्ड को पकड़ना है। यही प्रश्न सीटेट में आया था, सीजीटेट में भी आया था। सीजीटेट में क्या पूछा था, जो मैंने कोटेशन बताया सेम टू सेम वही पूछा था सीजीटेट में। जब सीटेट में यही प्रश्न आया तब कोटेशन को भी थोड़ा सा बदल दिए थे। उनमें यह कहा गया था कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति की जगह उसमें था बालक,
किस अवस्था से? बाल्यावस्था से। परिपक्वता की जगह उसमें कहा गया था प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की ओर संक्रमण करता है या विकास करता है, ये कहा गया था। संक्रमण को भी हटा दिए थे। तो इस तरह से शब्दों में कुछ हेर फेर हो सकता है, लेकिन आप उनकी मूल बातों को ध्यान रखेंगे कि उन्होंने कहा क्या था। ठीक है, पूरे रटने की आवश्यकता नहीं है, बस कीवर्ड को याद रख लेंगे पर्याप्त है। क्रो एवं क्रो के अनुसार लिखेंगे। क्रो एवं क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर अवस्था, ये हो गई किशोर अवस्था से मुख्य परिभाषा है। ये सभी परिभाषा एग्जाम में आपके आए हुए हैं। किशोर अवस्था जो है बालक और बालिकाओं में प्रारंभ होना, अलग अलग उम्र में होना प्रारंभ शुरू होता है। बालक में जो है किशोर अवस्था से संबंधित जो लक्षण है वो बालिकाओं की अपेक्षा विलंब में दिखाई देने प्रारंभ होते हैं। बालक और बालिका में इनका उम्र लिख लेंगे। बालकों में जो है, बालक में जो है किशोर अवस्था जो है 13 वर्ष से प्रारंभ होने दिखाई देने शुरू होते हैं और बालिकाओं में लगभग 12 वर्ष। बालिकाओं में जो है किशोर अवस्था के लक्षण प्रारंभ से दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं, बालिकाओं में लेट से शुरू होते हैं। विकास के संबंध में, यानी कि किशोरावस्था के विकास के संबंध में दो मत हैं। ये मत से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, 1-2 नंबर के आते हैं और एक कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। विकास के संबंध में, किशोरावस्था में विकास के संबंध में दो सिद्धांत हैं। किशोरावस्था के विकास के संबंध में दो सिद्धांत है। एक सिद्धांत कहता है, एक सिद्धांत का नाम है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। किशोरावस्था के मत में सिद्धांत है। हाँ, किशोरावस्था के विकास के संबंध में सिद्धांत है। किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत कह सकते हैं आकस्मिक विकास का सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। सीधे सीधे एक बार प्रश्न आया था कि क्रमिक विकास का सिद्धांत देने वाले कौन थे? क्रमिक विकास का सिद्धांत, किशोर अवस्था में विकास से संबंधित दो सिद्धांत हैं। जैसे मैंने बताया कि बालिकाओं का विकास कब शुरू हो जाता है? 12 वर्ष में। बालकों का 13 वर्ष में। फिर ये जो विकास के संबंध में जो मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत है कि विकास कैसे होता है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत, दो सिद्धांत है इनके विकास के संबंध में। विकास के सिद्धांत लिख लेंगे। थोड़ा थोड़ा सुधार रहा है मेरा ब्लेड बोर्ड स्क्रीन, पहले टक 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 बहुत वास्ता था। किशोरावस्था को कहा गया है सिलेटरी, यानी कि आकस्मिक विकास के सिद्धांत को अंग्रेजी में कहा जाता है सिलेटरी थ्योरी, और इसको कहा जाता है ग्रेजुअल थ्योरी, यानी कि धीरे धीरे क्रमिक। सिलेटरी थ्योरी, सिलेटरी डेवलपमेंट थ्योरी, और क्रमिक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है ग्रेजुअल यानी थ्योरी, यानी कि डेवलपमेंट थ्योरी। इस सिद्धांत को मानने वाले हैं स्टेनले हॉल, जिनकी हमने सबसे पहले में परिभाषा पढ़ी। और स्टेनले हॉल अपनी पुस्तक क्या नाम बताया था? किशोरावस्था, एडोलेसेंस। इसमें यह मानते हैं कि बाल्यावस्था के बाद अचानक से ही बालक या बालिकाओं के शरीर में परिवर्तन होता है और वे सीधे आकस्मिक रूप से जो है क्या हो जाते हैं? किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था के बाद या उत्तर बाल्यावस्था में अचानक से ही बालक या बालिकाओं के शरीर में आकस्मिक परिवर्तन होते हैं और वे सीधे फिर किशोरावस्था में आ जाते हैं, ये इनका मानना है। लिख लेंगे किशोरों में जो शारीरिक मानसिक किशोरों में जो शारीरिक मानसिक
और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। ये कहने वाले कौन है? स्टैनले हॉल के अनुसार, यानी कि आकस्मिक रूप से विकास हो जाता है, ये कहना है इनका। उनका कोई संबंध नहीं होता। स्टेनले हॉल इसको दिया है सर आकस्मिक। हाँ, इनको देने वाले ये अकेले ही व्यक्ति है। एकला चलोरे के सिद्धांत पे इन्होंने ये कहा कि आकस्मिक सिद्धांत होता है, आप लोग मानो चाहे मत मानो। फिर 3 और विद्वान थे जिनका नाम है किंग, लिखेंगे किंग, वुडवर्थ, किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ। थॉर्नडाइक, मैं गलत क्रमिक विकास का है कि उसी का सर? ये क्रमिक विकास के सिद्धांत को मानने वाले थे किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ। क्वेश्चन में एक बार आया था कि क्रमिक विकास के सिद्धांत को किसने दिया, उसमें ऑप्शन केवल किंग का था, तो किंग ही आंसर था। ये तीनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि बालक का विकास क्रमिक रूप से होता है, एकाएक नहीं होता। किंग, हॉलिंगवर्थ इनका पूरा नाम है, हॉलिंगवर्थ। हॉलिंगवर्थ ये तीनों व्यक्ति यह मानते हैं कि बालकों का विकास जो है अगर आकस्मिक रूप से नहीं होता, बल्कि धीरे 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 स्टेज बाय स्टेज होता है। किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ इस चीज को समझाते हुए, हॉलिंगवर्थ ने कहा था, पहले सुन लेंगे उसके बाद लिखेंगे। क्रमिक विकास के सिद्धांत को समझाते हुए किंग ने कहा था कि जैसे एक ऋतु के समाप्त होने के बाद इनकी समाप्ति की अवस्था में दूसरी ऋतु के लक्षण जो है दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि अभी ठंडे खत्म होने वाले रहेगा, तो जो फरवरी के आते आते गर्मी जो है शुरू होना शुरू हो जाता है, वैसे ही पूर्व उत्तर बाल्यावस्था में ही किशोरावस्था के लक्षण जो है दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जो है विकास जो है आकस्मिक रूप से नहीं होता, बल्कि क्रमिक रूप से होता है। ये कहना किसका है? किंग का। कथा लिखेंगे, क्या कहा बोला था इन्होंने। इनका कहना था कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन, हाँ, किंग ने अकेले कहा था इस बात को, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के लक्षण, दूसरी ऋतु के लक्षण या आगमन के चिन्ह, दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित है। आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित है। हो गया इनका कोटेशन। और इनके मत को सहमति प्रदान करने वाले थे इनके दो दोस्त, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ। कहने वाले सिर्फ किंग थे। हेडिंग डालेंगे किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ये कहने वाला है ई ए
किलपैट्रिक, EL इनका पूरा कथन लिखेंगे। ये किलपैट्रिक क्या कहते हैं? जीवन का सबसे कठिन काल मानकर अभी नहीं लिखेंगे। जीवन का सबसे कठिन काल कहने के बाद इन्होंने जीवन किशोरावस्था की बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं। उन विशेषताओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कि इन्होंने किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल इसे किस प्रकार से कहा है। उनका कहना है, इस बात लिखेंगे आप, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। सबसे कठिन काल है किलपैट्रिक के अनुसार। इसे परिवर्तन का काल भी कहा गया है और परिवर्तन का काल मानने वाले हैं विग एवं हंट। विग एवं हंट, विग एवं हंट। विग एवं हंट, इनका कोटेशन लिख लेंगे। किशोरावस्था की विशेषताओं को, विग एवं हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। बस इतना ही है इसका कोटेशन। परिवर्तन, सीजी टेट 2011 में यह प्रश्न आया था कि परिवर्तन का काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या था? किशोरावस्था। और कहने वाले कौन है? किलपैट्रिक, नहीं विग एवं हंट। अब देखेंगे क्या क्या परिवर्तन होते हैं एक एक करके। पहला हेडिंग डालेंगे शारीरिक विकास। या किशोरावस्था की विशेषताओं को हम देखेंगे, किशोरावस्था की क्या क्या विशेषता है। इसके बाद और कोई क्लास है अभी? पहला विशेषता क्या लिखे? किशोरावस्था का सबसे कठिन काल है, परिवर्तन का काल है। सबसे जो पहले विशेषता है शारीरिक विकास। ये जो अवस्था होती है ये शारीरिक विकास की अवस्था होती है। इसमें शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। हम व्यक्ति के भार, लंबाई, मांसपेशी, शारीरिक ढांचे, बालकों में दाढ़ी आना, शारीरिक परिवर्तन, उनके संवेगों में परिवर्तन होना, अंतःस्रावी ग्रंथ। किशोरावस्था की जो सबसे पहली विशेषता है वह शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन में शारीरिक विकास, लंबाई, भार, मांसपेशियों में वृद्धि, ये इनके लक्षण है, मुख्य लक्षण। किशोरों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज उनका भारी हो जाना, लड़कियों में भी ये परिवर्तन दिखाई देते हैं, उनका आवाज पतला हो जाना। इस तरह के शारीरिक परिवर्तन जो है इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। एक कथन है कोलेसनिक के अनुसार शारीरिक विकास से संबंधित। कोलेसनिक कहते हैं कि किशोर और किशोरियों दोनों को अपने शरीर, किशोर और किशोरियों
दोनों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। दोनों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के लिए सबल, सबल, स्वस्थ और उत्साही बनना। किशोरों के लिए सबल, स्वस्थ और उत्साही बनना एवं किशोरियों के लिए अपनी आकृति को नारी जाति आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। यानी कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो किशोरों का जो मुख्य उद्देश्य होता है हट्टा कट्टा दिखना, और जो किशोरियों की जो मुख्य इच्छा होती है सुंदर दिखना। ये एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है भाई ये, और बहुत सारी विशेषताएं हैं। दूसरी जो विशेषता है मानसिक विकास। सबसे तीव्र गति से होता है, प्रश्न कल ही बात कर रहे थे ना इसमें। मस्तिष्क का विकास सभी दिशाओं में होता है इस उम्र में। कल्पना की शक्ति की तीव्रता होती है। मस्तिष्क की सभी दिशाओं में विकास होता है। कल्पना की तीव्रता होती है। मुख्य बात बस लिखेंगे, सबको नहीं मत लिखना। कल्पना की बहुत अधिकता होती है। दिवा स्वप्न की तो भरमार होती है। इलेवेंथ क्लास में एक लेसन है जो मैं नहीं बन सका। में बताया गया है कि वो इस अवस्था में थे जब लिखा, तब क्या क्या नहीं बनना चाहते थे। जब जादूगर को देखा तब लगा कि मैं ही जादूगर बन जाऊं। डॉक्टर को देखते थे लगता था कि मैं ही डॉक्टर बन जाऊं। सभी लोग उनको प्रभावित करते थे। दिवा स्वप्न की बहुलता होती है। बहुत स्वप्न देखते हैं और ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है इस उम्र में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तर्क की प्रबलता होती है। बड़े प्रबल तर्क करते हैं। यूपी टेट में प्रश्न आया था, प्रश्न लिख लेंगे। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न करने की अवस्था कौन सी है? मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न करने की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था ही है, जिसमें उनकी मानसिक विकास सबसे अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयास करते हैं इस उम्र में। मानसिक विकास या मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न में रहना या प्रयत्न करना, यानी कि जितना उनका मानसिक विकास हो सकता है उनकी लास्ट स्टेज तक छूने की जो है अवस्था किशोरावस्था ही होती है। विरोधी मानसिक दशा इस उम्र में देखे जाते हैं। कभी उनको समोसा खाना अच्छा लगता है, कभी ऐसा लगता है कि समोसा तो सबसे बुरा चीज है, उसको मैं कभी खाऊंगा ही नहीं। कभी समूह में रहना पसंद करेगा दोस्तों के साथ, कभी एकदम अकेले चुपचाप बैठ जाएगा। इस तरह से उनकी मानसिक दशाएं बड़े विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं, द्वंद्व की स्थिति में होती है। मानसिक विकास बड़े तीव्र गति से होते हैं। सवाल बड़े खतरनाक होते हैं। बताया था कि आपको एक सवाल लिखे कि विष्णु भगवान की पत्नी का क्या नाम है मेरे से, तो मैंने कहा लक्ष्मी देवी जी है। तो शंकर भगवान की पत्नी का क्या नाम है, तो पार्वती जी। तो ब्रह्मा भगवान की जो पत्नी का क्या नाम है, तो मैंने बोला कि सरस्वती जी है। तो बोले कि फिर ब्रह्मा भगवान इतना डोगरा कैसे
सबकी पत्नी तो यंग यंग है, तो ऐसे प्रबल तर्क करते हैं। वो है क्या है? ब्रह्मा जी निर्माता है सृष्टि हाँ तो जो सरस्वती माता का जब वो पुत्री भी किए है। थे तो उनको देखकर वो मोहित हो गए और उनको उसकी अलग कथा है, पुत्री लेकिन थी तो उनसे निकाह कर लिए, शादी कर ली। निकाह नहीं। इनकी बहुत सारी कथाएं हैं और अलग अलग कथाओं में अलग अलग चीज बताई गई है। अब क्या सच है पता राजस्थान में ही एक मंदिर है पुष्कर नृसिंह, तो इसकी बहुत सारी कथाएं हैं। किन्हीं कथाओं में पुत्री है तो किन्हीं कथाओं में इसलिए, लेकिन बच्चों के मैं तर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, धार्मिक पक्षों को छोड़ दे। आगे विशेषता लिखेंगे घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। म्यूचुअल फ्रेंड इसी उम्र में ही बनने शुरू होते हैं। तीसरा पॉइंट, क्रम में ध्यान मत दिया करो, इधर उधर हो जाते हैं। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता लिखेंगे तीसरा पॉइंट। मानसिक विकास के बाद मानसिक विकास के बाद, मानसिक विकास देख लिए, शारीरिक विकास देखे पहले, उसके बाद मानसिक विकास। जो अगली विशेषता है वो है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। घनिष्ठ हाँ, अचानक से विषयांतर कर देता हूं मैं क्या? घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का यह समय होता है, किशोरों में यह ऐसा देखा गया है कि ये समूह में रहना तो पसंद करते हैं। यानी कि उनके बहुत सारे दोस्त तो होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो उनका बेस्टी या बेस्टा होता है। तो एक घनिष्ठ जो यह व्यक्तिगत मित्रता का समय होता है। ये वैलेंटाइन के अनुसार लिखेंगे। वैलेंटाइन कहते हैं, कल पढ़ेंगे लास्ट परिभाषा देख लीजिए वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन कहते हैं घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था, दो पढ़े थे ना, पूर्व और किशोरा, तो उत्तर किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। सर आज थोड़ा जल्दी छोड़ देना, इंग्लिश वाले मैडम नहीं आई ना, सब बच्चे बैठे क्लास अभी शुरू होने वाला है, थोड़ा 10-15 मिनट हो गया, मतलब लास्ट हो गया। जो और विशेषताएं हैं किशोरावस्था की अगली क्लास में देखते हैं। तो बंद कर देंगे।